हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अडानी की ओर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल गई, मतलब अडानी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है आज के इस वीडियो में जानेंगे। और गाइस, सेबी की ओर से भी बहुत सारे अपडेट आए हैं FIIs को लेकर, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लेकर, इसको भी अनाउंसमेंट हुआ है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी आई है, तो हम लोग इसको वन बाय वन कवर करेंगे। और पहले हम लोग अडानी के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के जो धारावी स्लम को रीडेवलपमेंट करने का जो प्रोजेक्ट था, जो कि इसको जो रिफ्यूज कर दिया। और रिफ्यूज क्यों किया गया कि दुबई के जो सेक लिंक है, इन्होंने जो चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के जो धारावी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था उसको रिफ्यूज कर दिया। क्योंकि देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया था, लास्ट दिसंबर में क्या किया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, कि जो धारावी के स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो अडानी के फेवर में दिया था। तो उसके लिए दुबई के जो सेकलिंक है, इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को चैलेंज किया, हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया, जिसके कारण अब जो है सो सुप्रीम कोर्ट अडानी के फेवर में नहीं बल्कि दुबई के सेकलिंक के फेवर में जो है सो डिसीजन सुनाई है। और इससे गाइज अडानी के एंटरप्राइजेस को बहुत बड़ी जो सो झटका पड़ा है इस बार का, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो कि दुबई की सेकलिंग टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन है, इन्होंने जो लीगल चैलेंज जो है सो दिया था, लीगल चैलेंज लिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो डिसीजन आया था प्रोजेक्ट को लेकर, इसको चैलेंज किया था। और एशिया की लार्जेस्ट अर्बन रिहैबिलिटेशन इनिशिएटिव था, जो कि अडानी ग्रुप फर्म को दिया गया था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो नोटिस इशू किया कि पार्टीज को लेकर, दोनों को जिसमें इन्वॉल्व है सक्सेसफुल बिडर अडानी प्रॉपर्टीज, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और दुबई बेस्ड सेकलिंग टेक्नोलॉजी, जो कि चैलेंजिंग अवार्ड था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए, अडानी को जो प्रोजेक्ट मिला था इसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 20% का स्टेक था, और अडानी प्रॉपर्टीज़ का, जो कि अडानी एंटरप्राइजेस का ही एक पार्ट है, सब्सिडियरी है, इनके पास 80% का जो सो स्टेक था। अब इसको जो सब ये जो सो सीधा यहाँ से जो सो रिफ्यूज कर दिया गया, अडानी को नहीं मिलेगा बल्कि सेक लिंक को जो सो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिसंबर 2024 में जो सो ये डिसमिस किया था सेकलिंग के प्ली को। मतलब जो सेकलिंग ने जो सो प्ले किया था, केस फाइल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, इसको लेकर जो है सो अब सुप्रीम कोर्ट ने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, ये अडानी के फेवर में दिया था डिसीजन। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास गया सेकलिंग, अब वहाँ से जो सो अडानी के फेवर में नहीं बल्कि सेकलिंग के फेवर में जो सो डिसीजन लिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट से। जो कि ये जो लेटेस्ट में आया है बेंच, जो कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जो सो कहा है सेकलिंग को कि जो कि आप सेकलिंग को जैसे प्रोजेक्ट अपने पास लेना होगा। देखिए, इसलिए क्योंकि देखिए, सेकलिंग के जो अवार्ड जो मिला था, जो बीड हुआ था, सेकलिंग ने 8640 करोड़ का बीड किया था, और अडानी ने ओनली 5069 करोड़ का बीड किया था। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बीड करता है उन्हीं को अवार्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक तरफा फेवर दिया गया अडानी को, और इसलिए अब यहाँ से जो है सो अब इस अडानी को बहुत बड़ा झटका पड़ा, क्योंकि अडानी वैसे भी गाइस अगर देखा जाए तो बहुत कम बीट किया था। इसी कारण से ऑब्वियस सी बात है कि अडानी को ये प्रोजेक्ट मिलता नहीं बल्कि सेकलिंग को मिलता है, कि सेकलिंग का जो प्रोजेक्ट बीड है बहुत ज़्यादा है। और ये जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये बनाया जाएगा, अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया, प्रीवियसली एलिगेशन लगाया था, अडानी के द्वारा एलिगेशन लगाया गया था सेकलिंग को, कि इन्होंने जो 1000 करोड़ का लीज पेमेंट जो है सो दिया गया रेलवे को, और 2800 करोड़ का इंडेमनिटी पेमेंट किया गया है। जो कि इसके अलावा कंस्ट्रक्शन था 812 रेलवे क्वार्टर्स का कंस्ट्रक्शन को लेकर जो सो अमाउंट दिया गया था। अब यहाँ पे जो ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये BKC के लिए प्रोजेक्ट है, मतलब कि बॉम्बे कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो सो डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट दिया गया था। जो कि अडानी को इसका बहुत बड़ा जो से समझ लीजिए एक तरह से बैड न्यूज़ निकल के आया। लेकिन अडानी के शेयर को इससे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है मंडे के दिन, क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद अपडेट आया, और मंडे को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकता है अडानी एंटरप्राइजेस को। अब यहाँ पे देखिए गाइस, RBI की तरफ से एक डेटा आया है फॉरेन रिजर्व्स को लेकर, जो कि इस बार का फॉरेन रिजर्व्स अगर देखा जाए तो $1.78 बिलियन का जो है सो इस बार डिक्लाइन आया है, गिरावट देखने को मिला है फॉरेन रिजर्व्स का, जिससे $638.69 बिलियन का जो है सब मतलब कि RBI इंडिया के पास अभी फॉरेन रिजर्व्स, जिसमें बहुत बुरी तरह से गिरावट देखने को मिल रहा है 1.78 बिलियन का। लास्ट वीक जब ये लास्ट वीक में जब ये रिपोर्ट आई थी तो 640.47 करोड़ बिलियन का जो है सो फॉरेक्स था, जो कि फॉरेक्स रिजर्व्स था, जिसमें $4.758 बिलियन का इंक्रीज हुआ था। लेकिन अब जो इस बार का जो रिसेंट डेटा आया है, इसमें $1.8 बिलियन का जो फॉरेक्स रिजर्व जो है
गिरावट देखने को मिली है। बहुत बड़ी मतलब कि समझिए कि मतलब कि यहाँ पे इसलिए गिरावट है। देखिए अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो रुपीज़ जो लगातार गिरावट आ रही है, इससे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इसके फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व जो है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है, इस पर बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि नॉन यूएस यूनिट्स जैसे यूरो, पाउंड, येन जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में जो है सभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन जो है इसका इफेक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जिससे फॉरेन करेंसी एसेट्स जो है इफेक्ट पड़ रहा है। और खासकर डॉलर टर्म्स में अगर डॉलर को देखें तो डॉलर लगातार जो है इंक्रीज होता जा रहा है, रुपीज़ गिरावट आती हुई नजर आ रही है। और इसके अलावा गोल्ड रिजर्व भी अगर देखा जाए तो 1.3 बिलियन डॉलर का गिरावट देखने को मिला है इस हफ्ते। और स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी जो है एसडीआर, ये भी लगभग 27 मिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ है। लेकिन गोल्ड रिजर्व्स और फॉरेक्स रिजर्व जो है गिरावट देखने को मिला है। ये दो बहुत बड़ी गिरावट आई है। अब एक और बहुत अच्छी अपडेट आई सेबी की ओर से, जो कि सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने एक अपडेट दिया कि एफपीआईज और एआईएफ को इसके साथ इंगेज करने के लिए सब हैप्पी है और ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की बहुत ज़रूरत होगी। देखिए इंडिया में अगर ग्रोथ करना है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की ज़रूरत होगी, जिसके लिए सेबी चीफ तुहिन कांता पांडे ने जिसको लेकर एक कमेंट पास किया है। देखिए यहाँ पे नए सेबी चीफ जो कि 7 मार्च को जैसा दिया था, डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। और मनी कंट्रोल ग्लोबल वेल्थ समिट 2025 में एक कहा गया था, सीजन टाइटल दिया गया था इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉस्पेक्ट्स, जो कि पांडे ने इन्होंने कहा था चीफ ने कि वी विल बी हैप्पी टू इंगेज विथ एफपीआईज एंड एआईएफ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स, जिससे डिफ़िकल्टीज़ को जो एड्रेस कर सके। अगर ये मतलब कि इंगेज अगर रहती है तो इंगेज रहेगी तो, और जिससे ईज़ ऑफ ऑपरेशन प्रमोट किया जाएगा, रेशनलाइज रेगुलेशंस आगे फर्दर किया जाएगा। और यहाँ पे रिमार्क्स किया है एज्यूम सिग्निफिकेंस का एट अ टाइम जब इंडियन इक्विटी मार्केट्स जो है परसिस्टेंट सेलिंग देखने को मिल रहा है एफआई से, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर से। अभी देखा जाए तो सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर जो है यहाँ पे सेबी चीफ ने कहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर की भी बहुत ज़रूरत होगी ग्रोथ करने के लिए। यही सेबी चीफ का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अब देखना है कि ये फॉरेन इन्वेस्टर कब आते हैं इंडिया में वापस, कब इसमें खरीदारी देखने को मिलता है। अभी तो बिकवाली ही देखने को मिल रहा है ज़्यादातर, जो सो बिकवाली देखने को मिल रहा है। लास्ट 2 मंथ से बिकवाली लास्ट 5 मंथ्स में से जो बिकवाली देखने को मिल रही है। यहाँ पे चीफ ने एक और बात कही है कि देखिए यहाँ पे कंक्लूसिव इकोसिस्टम को जो आगे क्रिएट करेगी एक साथ फॉरेन इन्वेस्टर और एआईएफ के द्वारा, जो कि नेक्स्ट 25 ईयर्स का जो सो टारगेट लिया है जो 2047 का, जिसमें मोर ट्रांसपेरेंसी जो है सो लाया जाएगा टेक का यूज करके, और इंटीग्रिटी दिया जाएगा मार्केट इंस्टीट्यूशंस को, मतलब कि डोमेस्टिक मार्केट इंस्टीट्यूशंस हो या फिर ग्लोबल मार्केट इंस्टीट्यूशंस हो, इनको मतलब ट्रांसपेरेंसी वगैरह दिया जाएगा, इंटीग्रिटी वगैरह दिया जाएगा। टीम वर्क की तरह काम करेगी, और टीम वर्क जो है मोर देन जो कि इनसाइड में क्या है उससे ज़्यादा होगा टीम वर्क में, और क्या अदर बोल रहे हैं उससे ज़्यादा। और इसके अलावा एक और अपडेट आया है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अपडेट आया है एचपीसीएल को लेकर। एचपीसीएल की नए चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट हुआ है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर केवल सीएमडी अपॉइंट किया गया विकास कौशल को। एक बहुत ही बड़ी, अगर देखा जाए तो पीएसयू सेक्टर में बहुत ही रेयर देखा जाता है किसी प्राइवेट को जो है सो अपॉइंट किया जाए इतने बड़े पोस्ट पर, जो कि विकास कौशल को अपॉइंट किया गया, जो कि प्राइवेट फर्म से आते हैं और इन्हीं को जो अपॉइंट किया गया पीएसयू सेक्टर में, जो कि एक बहुत बड़ा अपडेट। अब देखना है कि इनके लीडरशिप में एचपीसीएल क्या कमाल करती है। और गाइस 7 मार्च को एक अपडेट आया जेंसॉल की ओर से, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो अपडेट आया कि जेंसॉल इंजीनियरिंग जो प्रोमोटर है वो जो है लिक्विडिटी को अनलॉक करने के लिए और बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए जो सो स्टेक को सेल करने जा रही है, मतलब शेयर को जो है सो स्टेक जो है सो सेल करने जा रही है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अराउंड 2.37% का टोटल इक्विटी शेयर जो है सो सेल करेगा, जिससे जो कि 9 लाख शेयर्स का जो है सो लगभग सेल किया जा रहा है। और ये जो स्टेप है जो कि पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी का, जिससे स्टेबिलिटी को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि अगर देखा जाए 70% का जो है सो जेंसॉल इंजीनियरिंग क्रैश कर चुका है अब तक। और यहाँ पे जब ये जो अपडेट आया है ना, इसके ये स्टेक सेल को लेकर अपडेट आया। इससे पहले एक अपडेट आया था जेंसॉल की ओर से कि जेंसॉल प्रोमोटर ने कहा था सीएनबीसी को, बीसी न्यूज़ में जो सो कहा था कि कंपनी जो है आने वाले फ्यूचर में शेयर को बाई करेगी, वापस से पब्लिक से जो है सो शेयर्स को जो है सो स्टेक को बाई करेगी। लेकिन अब यहाँ पे अपडेट क्या आया कि कंपनी जो है अब शेयर को स्टेक को जो है सेल किया जा रहा है, जिससे लिक्विडिटी को जो फंड किया जा सके, क्योंकि अभी कंपनी पास 7000 करोड़ का ऑर्डर है। इतने बड़े ऑर्डर को गाइस फंड
करने के लिए कंपनी को फंड्स की जरूरत पड़ेगी, इतने बड़े ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अभी कंपनी के पास फंड नहीं है, क्योंकि कंपनी लोन लेने के लिए गई थी। लोन लेने की जब ये रेटिंग एजेंसी के पास गई थी कि मुझे रेटिंग दीजिए, तो सभी ने जैसे ICRA और केयर रेटिंग्स दोनों ने इसको इस कंपनी को डिफॉल्ट रेटिंग दे दिया, और इसीलिए जब इसके पास इसको किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन वगैरह नहीं मिल पा रही, इसलिए अब कंपनी जैसे स्टेक को सेल कर रहा है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है। अब देखना है कि ये क्या होता है, कब ये किया जाएगा। अभी फिलहाल कंपनी की ओर से जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया गया है, लेकिन अभी इसको लेकर कब किया जाएगा, इसको लेकर अभी कोई अपडेट आगे नहीं आया है। एक और बहुत बड़ी अपडेट आई है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है अब इस पर जीरो टैरिफ लगाने को लेकर जो है बात चल रही है। इंडिया और US ट्रेड के बीच में जो है, इन दोनों के ट्रेड में जो है जीरो टैरिफ लगाने को बात चल रही है, क्योंकि अभी अगर देखा तो इंडिया से टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल सेक्टर से जो बिजनेस है, टेक्सटाइल का जो बिजनेस है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है US में। अब इसमें अगर जीरो टैरिफ लगाता है तो इससे डायरेक्टली जो है सो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कंपनी के टेक्सटाइल सेक्टर में। इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्सटाइल कंपनी से बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा, जिससे कंपनी का सेल्स वगैरह बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, डिमांड ग्रोथ होगा। इसको ट्रेड जब जीरो टैरिफ लगेगा तो इसके वजह से क्या है कि इसका जो टैक्स वगैरह थोड़ा कम लगेगा, जिससे कंपनी को यहाँ पे जो है सो टेक्सटाइल कंपनीज को बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब एक तरह समझिए कि पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है एक्सपोर्ट, एप्पल एक्सपोर्ट का इंडिया में। इंडिया टेक्सटाइल में जो है सो इंडिया जो है वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, जो कि एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल और एप्पल का। तो इससे इसका क्या है कि इसमें मतलब कि टेक्सटाइल बिजनेस को जो है बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अब देखना है कि आगे क्या कंफर्म आती है इसको लेकर। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।